जब हम मध्य युग के भारत की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ राजाओं, महाराजाओं और उनकी लड़ाइयों की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली कहानी तो उन शहरों, उन बाजारों और उन हुनरमंद कारीगरों की है, जो उस दौर की असली धड़कन थे। तो चलिए आज उन्हीं नगरों, व्यापारियों और शिल्पकारों की दुनिया में एक सफर करते हैं। अच्छा, एक पल को सोचिए। मध्ययुग का कोई भारतीय शहर कैसा रहा होगा वो? क्या वो एक मंदिर नगर था, मतलब एक धार्मिक केंद्र जहां बस पूजा पाठ और भक्तों की भीड़ होती थी? या फिर वो एक प्रशासनिक केंद्र था जहां से राजा अपने पूरे साम्राज्य को चलाते थे? या फिर एक ऐसा बाजार जहां हर तरफ शोरगुल था और दूर दूर से व्यापारी अपना सामान बेचने आते थे? सच तो ये है कि इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। ज्यादातर शहर असल में एक ही वक्त में कई भूमिकाएं निभा रहे थे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी थे, मंदिर नगर भी थे और साथ ही कॉमर्स और क्राफ्ट के बड़े हब भी थे। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते और समय में थोड़ा पीछे चलकर इन अनोखे शहरों की दुनिया को और करीब से समझते हैं। तो हमारे इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम मध्ययुगीन नगरों का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर मंदिर नगरों और प्रशासनिक केंद्रों को करीब से देखेंगे। इसके बाद हम छोटे बड़े व्यापारियों और उनके ट्रेड नेटवर्क्स को जानेंगे। फिर शिल्पकारों के हुनर की दुनिया में चलेंगे और आखिर में कुछ बंदरगाहों के बनने और उजड़ने की कहानी से ये समझेंगे कि इन नगरों ने हमें विरासत में क्या दिया है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर से। अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और मेरे साथ चलिए आज से लगभग 1000 साल पहले के उस शानदार शहर में। जरा सोचकर देखिए, इस खूबसूरत शहर के पास से कावेरी नदी बह रही है। राजा राजराज चोल का बनवाया हुआ भव्य राजराजेश्वर मंदिर है, जिसकी घंटियों की गूंज पूरे शहर में सुनाई देती है। लोग इसकी वास्तुकला की तारीफें करते नहीं थकते। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? हमें इसके आर्किटेक्ट का नाम तक पता है, कुंजरम मल्लन राजराज पेरुंथच्चन। उन्होंने इतने गर्व से अपना नाम मंदिर की दीवार पर खुदवाया था। मंदिर के अलावा शहर में बड़े बड़े महल हैं, जहां राजा मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। और बाजारों में तो अनाज, मसाले, कपड़े, गहने, हर चीज की खरीद फरोख्त से दिन रात रौनक रहती है। तंजावुर की एक और पहचान थी। यहाँ और पास के एक शहर उरैयूर के सालिय बुनकर। ये लोग कमाल का कपड़ा बनाते थे और वो भी समाज के हर तबके के लिए। मतलब मंदिर के त्योहारों के लिए झंडे और बैनर, राजा और अमीरों के लिए एकदम बढ़िया क्वालिटी का सूती कपड़ा और आम लोगों के लिए थोड़ा मोटा सूती कपड़ा। इससे पता चलता है कि वो उस समाज के लिए कितने जरूरी थे। तो तंजावुर जैसे शहरों का जो ये विकास था ना, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसे हम नगरीकरण या अर्बनाइजेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो नगरों के विकास का प्रोसेस। और मंदिर नगर इस नगरीकरण के पैटर्न का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। पर सवाल ये उठता है कि मंदिर किसी शहर के विकास का सेंटर बने कैसे? देखिए, होता ये था कि शासक मंदिरों को जमीन और पैसा दान में देते थे। फिर मंदिर के अधिकारी इस दौलत को व्यापार और बैंकिंग में लगाते थे। अब जहां मंदिर होगा वहां त्योहार होंगे, तीर्थयात्री आएंगे, तो धीरे धीरे पुजारी, कारीगर, व्यापारी, ये सब लोग मंदिर और तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहीं आसपास बसने लगे। और बस इसी तरह कांचीपुरम, मदुरई और तिरुपति जैसे कई मंदिर नगर बस गए। तो तंजावुर तो बस एक झलक थी। असल में ऐसे शहर अकेले नहीं थे, वो एक बहुत बड़े ट्रेडिंग नेटवर्क का हिस्सा थे। एक ऐसा जाल जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक दूसरे से जोड़ रखा था। तो चलिए अब जरा इस नेटवर्क को और करीब से देखते हैं। 8वीं शताब्दी के आसपास पूरे उपमहाद्वीप में छोटे छोटे शहर उभरने लगे। ये शायद पहले बड़े गांव हुआ करते थे। इन शहरों की एक खास पहचान थी इनकी मंडीपिका, जिसे आज हम मंडी कहते हैं, जहां गांव वाले अपनी उपज बेचने आते थे। और साथ ही होती थीं बाजार की गलियां, जिन्हें हट या आज की भाषा में हाट कहा जाता था। तो इन बाजारों में कौन कौन लोग होते थे? यहाँ की रौनक कई तरह के लोगों से थी। एक तो वो जो वहीं रहते थे, जैसे कुम्हार, तेली, शक्कर बनाने वाले, लोहार, इनकी अपनी अपनी गलियां होती थीं। फिर कुछ व्यापारी थे जो एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहते थे। और फिर आते थे दूर दराज के व्यापारी, जो यहाँ से स्थानीय उपज खरीदते थे और बदले में घोड़े, नमक, कपूर, केसर और मसालों जैसी कीमती चीजें बेचते थे। और ये जो व्यापार था ना, ये सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं हो रहा था,
अरे नहीं, भारत के व्यापारी तो पूरी दुनिया में धूम मचा रहे थे। जैसे गुजराती व्यापारी, जिनमें हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा समुदाय शामिल थे, वो अपने जहाज़ों में कपड़े और मसाले भरकर अफ्रीका ले जाते और वहां से सोना और हाथी दांत लाते। इसी तरह दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ भी मसालों, टिन, नीले बर्तनों और चांदी का जबरदस्त व्यापार चलता था। आपको अंदाजा है ये व्यापार कितना बड़ा था? चलिए एक उदाहरण देता हूं। 17वीं शताब्दी में सिर्फ काबुल में घोड़ों का सालाना व्यापार ही 30,000 रुपए का था। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। इससे पता चलता है कि ट्रेड कितना फला फूला था। लेकिन इतना बड़ा व्यापार, इतनी सारी चीजें, ये सब आ कहां से रही थीं? जाहिर है उन हुनरमंद कारीगरों के हाथों से जो अद्भुत चीजें बनाते थे, यानी हमारे शिल्पकार। और जब क्राफ्ट की बात हो तो चोल काल की कांस्य मूर्तियों का जिक्र करना तो बनता ही है। ये आज भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये मूर्तियां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक से बनाई जाती थीं, जिसे लुप्त मोम तकनीक या लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। देखिए होता क्या था, सबसे पहले मोम की एक मूर्ति बनाई जाती थी, फिर उसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह ढक कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता। इसके बाद उस मिट्टी के सांचे को गर्म करते थे, जिससे अंदर का सारा मोम पिघलकर एक छोटे से छेद से बाहर आ जाता। अब सांचा अंदर से खोखला हो गया है ना, तो उसी छेद से पिघली हुई धातु को सांचे में भर दिया जाता। जब धातु ठंडी होकर जम जाती तो मिट्टी को सावधानी से हटा दिया जाता और बस मूर्ति को साफ करके चमका दिया जाता था। और देखिए उस कमाल की टेक्निक का नतीजा, ये शानदार मूर्ति। इसमें भगवान कृष्ण नाग राक्षस कालिया का दमन कर रहे हैं। इस मूर्ति की बारीकी और एक्सप्रेशन को देखकर ही उस दौर के शिल्पकारों के हुनर का अंदाजा हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ कांस्य मूर्तियों की नहीं थी। उस दौर के शिल्पकार कई कलाओं में माहिर थे। मेटल की चीजें बनाने से लेकर बुनाई तक, और पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी से लेकर हर तरह की कला में वो माहिर थे। यही शिल्पकार समुदाय शहरों की अर्थव्यवस्था की असली जान थे। अब ये सारा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था समुद्री रास्तों से, और इन रास्तों के दिल थे हमारे बंदरगाह शहर। लेकिन इतिहास का एक नियम है, वक्त के साथ सब बदलता है। जो शहर बनते हैं वो हमेशा वैसे नहीं रहते। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही शहरों के बनने और बिगड़ने की कहानी देखते हैं। एक तरफ हम्पी की कहानी देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, एक मजबूत किला और व्यापार का इतना बड़ा सेंटर कि दुनिया भर के व्यापारी यहां आते थे। पर 1565 में जब शासकों की हार हुई तो ये शानदार शहर वीरान हो गया। फिर मुर्शिदाबाद को देखिए, रेशम का बहुत बड़ा केंद्र था, लेकिन उसका पतन तब शुरू हुआ जब वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से आने वाले सस्ते कपड़े का मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन हर कहानी पतन की नहीं थी। इसी दौरान अहमदाबाद जैसे शहर बड़े कमर्शियल सेंटर बनकर उभरे। तो इन बड़े बड़े शहरों का बनना और फिर उजड़ जाना हमें एक ही बात सिखाता है कि इतिहास में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। समय का पहिया घूमता है और चीजें बदल जाती हैं। जो शहर कभी समृद्धि के शिखर पर थे वो गुमनामी में खो गए और उनकी जगह लेने के लिए नए शहर उभर आए। तो इस पूरे सफर के आखिर में हम कहां पहुंचे? हमने क्या सीखा? इन मध्ययुगीन शहरों ने आखिर हमें विरासत में दिया क्या है? चलिए इसे समझते हैं। सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी वो ये है कि मध्ययुगीन भारतीय शहर सिर्फ पत्थर और ईंट की इमारतें नहीं थे, वो जिंदा धड़कते हुए सेंटर्स थे। प्रशासन, धर्म, व्यापार, शिल्प, हर चीज के वो जीवन और गति से भरपूर थे, जहां अलग अलग संस्कृतियां और विचार एक दूसरे से मिलते थे और कुछ नया बनाते थे। आखिर ऐसा क्या था भारत में जो पूरी दुनिया को यहां खींच लाता था? एक बहुत मशहूर बात है कि यूरोपीय व्यापारियों को दो चीजें भारत खींच लाईं। एक तो यहाँ के मसाले और दूसरा यहाँ का शानदार सूती कपड़ा। यही वो कशिश थी जिसने इंटरनेशनल ट्रेड को इतना बढ़ाया और इन शहरों को वो पहचान दी जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। जब हम आज अपने शहरों को देखते हैं, उनके पुराने बाजारों को, वहां काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों को, तो क्या हमें उनमें उस मध्ययुगीन दौर की कोई झलक, कोई विरासत दिखाई देती है? इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।